नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस दोनों के अंतर्गत ये शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की मांग वर्ष 2013 से ही लंबित थी और महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसको मंजूरी मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी मिली है। अब बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा की स्थिति के ऊपर। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में घोषित किया जो भाषाएं कुछ निश्चित आवश्यकताओं यानी मानदंडों को पूरा करेंगी, उन्हें भारत की क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा की स्थिति प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं उन मापदंडों की। भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत करने, उनकी पात्रता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इनके प्रारंभिक ग्रंथों तथा अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से लेकर 2000 वर्षों से भी अधिक की अवधि की होनी चाहिए। दूसरा है प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह जो वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत माना जाता है। तीसरा है साहित्यिक परंपरा मूलभूत हो और किसी अन्य भाषा से उधार न ली गई हो। चौथा है शास्त्रीय भाषा और इसके परिवर्ती रूपों तथा उसकी उपशाखाओं में निरंतरता हो सकती है, जिसका कारण शास्त्रीय भाषा और उसके साहित्य का आधुनिक के अपेक्षा भिन्न रूप का होना है। अभी तक निम्नलिखित भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अगर इनके अब यूपीएससी क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है तो सबसे पहले दिया गया था तमिल को दर्जा वर्ष 2004 में तमिल को, फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में ही कन्नड़ को। ये सभी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। और 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को। अभी इन सबको दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि इनका लाभ क्या मिलता है। देखिए, पाली को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में सम्मिलित करने के लिए सरकार की आलोचना लंबे समय से होती रही है, क्योंकि एक्सपर्ट तर्क देते हैं कि यह ऊपर उल्लिखित सभी मापदंडों को पूरा करती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट यानी लाभों की। तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव यह बताता है कि क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में निर्धारित लैंग्वेज को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पहला है शास्त्रीय लैंग्वेज को प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। दूसरा है बेनिफिट, शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से निवेदन किया जाएगा कि कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा का व्यावसायिक अध्यापन कराने हेतु शास्त्रीय भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए निश्चित पदों को क्रिएट किया जाना चाहिए। तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव और कास्ट हायरार्की यानी जाति पदानुक्रम के अनुसार उनके कार्यों का पृथक्करण और गैर अधिसूचित जनजातियों के कैदियों के साथ आदतन अपराधी के रूप में व्यवहार करना मौलिक मानवीय गरिमा के व्यक्तित्व के लिए दमनकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, उसका निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जेलों में रखे गए विचाराधीन और दोषियों के रजिस्टरों से जाति कॉलम और जाति के किसी भी रेफरेंस यानी संदर्भ को समाप्त करने का आदेश दिया है। इसका डिसीजन देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लेख किया है और कहा कि भेदभाव के विरुद्ध फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। न केवल अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है बल्कि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14, 15, 17, अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन बताया है। लेकिन अगर राज्य स्वयं किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है तो यह डिस्क्रिमिनेशन का एक हाईएस्ट फॉर्म होगा यानी उच्चतम रूप का भेदभाव है ये माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिरकार राज्य से भेदभाव को समाप्त करने की उम्मीद की जाती है और इसे कायम रखने की नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि कैदियों के बीच भेदभाव एवं जाति के आधार पर काम का वितरण अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के समान है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत निषिद्ध है। अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। ये भी गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सरकार ने तर्क दिया है कि विवाह के भीतर गैर सहमति वाले यौन कृत्यों को बलात्कार के रूप में मान्यता देने से वैवाहिक संबंध बाधित हो सकते हैं और विवाह जैसी संस्था
में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। सरकार ने तर्क दिया है कि वैवाहिक संबंध अन्य पुरुष महिला संबंधों से यूनिक है, अद्वितीय है और अलग है। इस अंतर को अनदेखा करना विवाह की वास्तविकता को कमजोर करता है। सरकार इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी की सेक्शन 375 के अपवाद 2 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का जवाब दे रही थी, जो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ गैर सहमति वाले यौन संबंधों को रेप यानी बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखती है। सरकार ने कहा कि बलात्कार कानून के दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कठोरता से विवाह को छूट देना उचित था, जो अन्यथा एक्सेसिव हरास यानी अत्यधिक कठोर और असंगत होगा, जबकि पति को अपनी पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का कोई फंडामेंटल यानी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। विवाह के भीतर ऐसे कृत्यों को रेप यानी बलात्कार के रूप में लेबल करना असंगत रूप से गंभीर माना जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ओडिशा में तेंदुओं की आबादी में 22% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 और वर्ष 2024 के बीच 2 वर्षों में 568 से बढ़कर 696 हो गई है। जबकि राज्य में इल्लीगल पोचिंग यानी अवैध शिकार और तेंदुए की खाल के लिए इल्लीगल ट्रेड के विषय में चिंताएं बनी हुई हैं। तेंदुए की 9 उप प्रजातियों की पहचान की गई है और वे अफ्रीका एवं एशिया में पाई जाती है। तेंदुआ बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटा होता है। अभी ध्यान रखिएगा, भारत बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुका है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और विभिन्न प्रकार के आवासों में एडेप्टेशन यानी अनुकूलन करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एक रात्रिचर जानवर यानी तेंदुआ रात में शिकार करता है। यह अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों जैसे कि चीतल, हॉग हिरन और जंगली सुअर को खाता है। भारत में तेंदुआ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर समशीतोष्ण पर्णपाती और अल्पाइन शंकुधारी तक सभी प्रकार के वनों में पाया जाता है। यह सूखी झाड़ियों एवं घास के मैदानों में भी पाया जाता है। केवल रेगिस्तान और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन के मैंग्रोव इसके अपवाद हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईयूसीएन की स्टेटस के ऊपर। आईयूसीएन इनको वल्नरेबल यानी सुभेद की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वर्ष 2021 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के भाग के रूप में सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक इन डंप साइटों को सुधारना है और उन्हें ग्रीन जोन यानी हरित क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित करना है। इस प्रयास के बावजूद सितंबर 2024 तक केवल 19.43% डंप साइटों को पूरी तरह से सुधारा गया है। 1226 साइटों पर सुधार कार्य अभी भी जारी है, जबकि 727 अभी भी शेष बचे हुए हैं जिनको टच नहीं किया गया है। तमिलनाडु ने सबसे अधिक क्षेत्र 837 एकड़ को पुनः प्राप्त किया है यानी रिक्लेम किया है, और गुजरात अपने लैंडफिल क्षेत्र के 75% हिस्से को बहाल करके परसेंटेज वाइज रिक्लेम में सबसे आगे है। और मिशन का उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को में सुधार करके और नए डंप साइटों के निर्माण को रोककर सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि योजनाओं और उससे संबंधित पहलों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मतलब कृषि योजनाओं का विलय किया गया है। सभी केंद्रीय योजनाओं को 2 नई योजनाओं में इंटीग्रेट किया जाएगा, समेकित किया जाएगा। पहला है प्रधानमंत्री PMRKVY यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 57,075 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। दूसरा है KY यानी कृषोन्नति योजना, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को एड्रेस करने के लिए लगभग 44,247 करोड़ रुपए वित्त पोषित किए गए हैं। दोनों योजनाओं के लिए कुल अनुमानित व्यय लगभग 1,01,322 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का योगदान लगभग 69,089 करोड़ रुपए और राज्यों का योगदान लगभग 32,233 करोड़ रुपए है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इस योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं। इन नई योजनाओं के उद्देश्य में इसका उद्देश्य दोहराव से बचना है, अभिसरण सुनिश्चित करना और राज्यों के लिए लचीलापन प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य इसका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी पोषण सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी और जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे।
इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि ब्रिटेन ने गुरुवार को चागोस द्वीप समूह, हिंद महासागर में 60 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है, मॉरिशस की सोवर्निटी यानी संप्रभुता को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है, जो द्वीपों की श्रृंखला में सबसे बड़े डियोगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण UK-USA सैन्य अड्डे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक समझौते के अंतर्गत है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक रणनीतिक समझौते के बाद 50 से अधिक वर्षों में पहली बार बेस की स्थिति निर्विवाद और कानूनी रूप से सुरक्षित होगी। भारत ने इस समझौते का वेलकम यानी स्वागत करते हुए कहा कि यह मॉरिशस के डीकोलोनाइजेशन यानी पूरा करता है, जिसको भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने यहां बताया कि समझौते के अनुसार नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक भारत के माध्यम से बांग्लादेश को अपनी सरप्लस यानी अधिशेष बिजली को एक्सपोर्ट करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल इंडियन टेरिटरी यानी भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली निर्यात करेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेटर ऑफ इंटेंट पर सिग्नेचर को मंजूरी दे दी है, हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, जिससे एनर्जी इफिशिएंसी हब में भारत अब शामिल हो सकेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होगा, जो दुनिया भर में सहयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। यह कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उसके प्रयासों के अनुरूप है। भारत जिस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग साझेदारी का सदस्य था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2020 में स्थापित यह हब ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों को साझा करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं को एक साथ लाता है। और इस हब में शामिल होने से भारत को एक्सपर्ट और रिसोर्सेज के विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता पहलों को और बढ़ा सकेगा। जुलाई 2024 तक 16 देश, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और UK इस हब में शामिल हो चुके हैं। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।